चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का काम। यूनिट नंबर 2 जो मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए सभी ने? ईमानदारी से बताओ किसने नहीं किए। यूनिट नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए थे कंसिडरेशन वाले, किस किसने नहीं किए? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। 3 और देखो इतने सारे ईमानदार है, बाकी भी निकलो अब। देखो मेरे को तो उम्मीद नहीं इन सारों ने सब इतने सारे ने कर लिए होंगे। क्या आपने मेरी उम्मीद तोड़ दी? क्या आपने मेरी उम्मीद तोड़ दी है? चलो बढ़िया, ऐसे ही उम्मीद तोड़ते रहना मेरी पढ़ने के मामले में। क्या ना पास होने की मेरे को पूरी उम्मीद है, वो उम्मीद मेरे को पता नहीं तोड़ोगे। बस तुम ऐसे निकम्मे बने हुए हो थोड़े से, वैसे तो सारे के सारे अच्छे बच्चे हो। हाँ खुश हो जाओ। थोड़ा सा मक्खन लगाना जरूरी होता है टाइम टू टाइम, जैसे मशीन में ग्रीसिंग करनी होता है ना, ऐसे बच्चों में मक्खन लगाना भी जरूरी है। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? पार्टनरशिप करवा दूं? मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्या कहना चाहिए। कंपनीज वाला? अच्छा तो मैं बोला कंपनी वाला कौन सा चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट वाले की तो रिवीजन करे थे क्वेश्चंस वगैरह, अब पार्टनरशिप करना ही हो तो आगे जो चल रहा है हमारा। मैंने कहा कौन से कंपनीज वाला, कौन सा पता नहीं कौन से नशे करे सुबह सुबह। चलो आगे शुरू करते हैं। हाँ लाइट ऑफ कर दूं? लाइट ऑफ करने के बाद शायद रिकॉर्डिंग ब्लर हो जाएगी। बस ये सारी बंद करवा दो करके, ऐसे माहौल बना दो जैसे मूवी चल रही हो यहाँ पे। अरे बस मजाक कर रहा था मैं, यहाँ पे बिल्कुल काला होता जा रहा है सब कुछ ऑलरेडी। कौन सी लाइट बंद कर दी? ये तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया आज तो। क्या तुम्हारे इस पे कोई फर्क पड़ रहा है? चलो ठीक है, इससे हो जाएगा। क्या करोगे? मूवी नहीं दिखा रहा मैं, पढ़ाई करेंगे हम। तुम तो माहौल बनाते जा रहे हो मूवी वाला। चलिए बस बातें नहीं। यूनिट नंबर 2 शुरू करते हैं पार्टनरशिप की। जैसे हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 3 सबसे बड़ी थी और सबसे इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट वहीं पे थे। सिमिलर में पार्टनरशिप में 3 ही यूनिट है, पहली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने देखा उसमें कुछ था नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप क्या होती है, क्या उसके वैलिड एसेंशियल है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड। बस ये 5 छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताया गया था। अब हमारी जो यूनिट 2 है इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट है, एंड कंटेंट भी ऐसा है कि आपको जो है याद करने वाला नहीं है, इंडिविजुअल पॉइंट को समझना है कि क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है। ठीक है, इसमें मोस्टली ये बताए गए हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, ओवरऑल पार्टनरशिप की वर्किंग के बारे में मेन जो कंटेंट है वो यहाँ पे ही दिया गया है। इंडिविजुअल सेक्शंस है, अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा कोई सेक्शन नहीं, बट छोटे छोटे सेक्शन है जिन्हें हमें समझना है, और बहुत ही सिंपल गोइंग है और बहुत बेसिक है, जो देखते ही रीजनेबल लगते हैं और इजीली समझ में भी आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 2 शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले नोटिंग कर रखी है सभी ने? चलिए पहला है सबसे पहले सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की बेसिक ड्यूटी, जनरल ड्यूटीज क्या होती है। एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली हैं। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर में है सबसे पहले कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कॉमन एडवांटेज मतलब जिससे सभी का भला हो, यानी कि आपको बिजनेस इस टाइप से चलाना है जिससे सभी का फायदा हो, यानी कि अपना फायदा ना सोच के आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक्स, वाई और जेड, तीन जो फ्रेंड्स हैं, तीन जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ठीक है, मान लो ये क्या करते हैं, राइस की ट्रेडिंग करते हैं, राइस परचेज करके सेल करते हैं।
ठीक है। अब इन्होंने एक्स को काम दे रखा है कि तू एक काम किया अगर हमारे बिहाफ पे तू संभाल, क्या ऐसा वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? किसी एक को जो है पूरी पावर दे सकते हैं। अब सारा मैनेजमेंट बिजनेस का एक्स कर रहा है, ठीक है। एक्स ही राइस परचेज करके लाता है, देन उसे जो है परचेज करने के बाद सेल भी वही करता है, अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करता है, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, और अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट होता है वो तीनों ये बांट लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर पार्टनरशिप काम कर रही है। अब हुआ क्या, एक्स का कोई रिलेटिव है, सपोज एक्स का एक ब्रदर है मिस्टर ए। इस मिस्टर ए ने भी अपनी एक राइस की शॉप कर रखी है, होलसेलर है ये भी राइस बेचता है, अलग से काम करता है। देखो पार्टनरशिप में कंपीटिंग बिजनेस करने से किसके ऊपर रोक लगाई गई है? पार्टनर के ऊपर। क्या पार्टनर का भाई काम नहीं कर सकता? कर सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर ए अपना काम कर रहा है। अब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे हुआ क्या, बाहर से जो राइस अगर मान लो एक्स परचेज करे, सिंस एक्स को ही परचेज सेल करना है, तो 25 रुपए पर केजी में मिल रहा है, बट सेम राइस उसका भाई जो है वो 26 रुपए पर केजी में बेच रहा है। बाहर वाला जो है कोई बंदा राइस 25 रुपए के हिसाब से बेचता है, और यहाँ पे जो ए है वो कह रहा है कि मैं 26 रुपए पर केजी के हिसाब से राइस सेल करूंगा। अब मिस्टर एक्स की ड्यूटी क्या बनती है, किससे परचेज करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है 25 रुपए के हिसाब से बाहर से परचेज करना चाहिए, बट ये 26 से खरीदता है। ये सोचता है कि यार सामने वाला मार्जिन कुछ कमा रहा होगा यहाँ पे 25 में, नो डाउट यहाँ पे भी मार्जिन है, बट ये वाला मार्जिन सारा घर के घर में रह जाएगा, तो बाहर वालों को प्रॉफिट क्यों दे, अपने घर वालों को ही प्रॉफिट दे देते हैं, इससे बेटर तो वो जानबूझ के यहां से परचेज कर लेता है। क्या उसने सही किया है, गलत किया? उसका पर्सनल बेनिफिट तो इसी में है कि वो 26 वाले से खरीदे, ठीक है, क्योंकि उसका जो अल्टीमेटली प्रॉफिट है वो उसके घर में आएगा, उसके भाई के पास आएगा। लेकिन पार्टनरशिप का फायदा कब है, जब वो 25 में खरीदा जाए। तो अगर वो 26 में खरीदता है तो क्या वो सभी के फायदे की सोच रहा है, जस्ट अपने फायदे की सोच रहा है? तो उसके लिए किस रेट में खरीदना सही रहेगा, 25 में। यही पहले पॉइंट में बताया गया कि आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज देखना है, ना कि खुद का फायदा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जहां पे आपको जो है बिजनेस कैरी करना है तो सभी के फायदे के लिए करना है। दूसरा, बी जस्ट एंड फेथफुल। जस्ट एंड फेथफुल का मतलब है आपके पास आप एक दूसरे के प्रति जो है ईमानदार हो और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो, ठीक है, और किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आप ट्रस्ट रखते हो, ठीक है। तीसरा, रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। जब भी कोई व्यक्ति अकाउंट्स बना रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, मान लो अब यहाँ पे मैंने कहा एक्स सारा कुछ संभाल रहा है, तो लेन देन क्या हुए हैं, प्रॉपर सेल परचेज किस रेट पे हुई है, खर्चे कितने हुए, कमाई कितनी हुई है, सारी की डिटेल कौन मेंटेन कर रहा होगा, एक्स। वाई और जेड जब भी मांगते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ उसमें झोल कर देता है। खर्चा तो होता है 2000 का, लिख देता है 4000। क्या वो ऑनेस्टली काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये चीज भी कही गई है कि आपको ट्रू अकाउंट मेंटेन करने हैं, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने और पूरी इंफॉर्मेशन सामने वाले को देनी है। दैट मींस पार्टनर जब भी कुछ पूछे तो आपको सब कुछ बताना है, कोई भी चीज छिपानी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में हो आप कोई भी चीज एक दूसरे पार्टनर से कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर पूछ लेता है बताओ हम सामान कहां से खरीदते हैं, तो क्या एक्स मना कर सकता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मेरा सीक्रेट है? जब तुम पार्टनरशिप में हो तो तुम्हारा सीक्रेट नहीं रहेगा। हाँ, आप अपने कंपटीटर को बताना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी मर्जी है, हमारा सप्लायर है, हमें सस्ते दामों में दे रहा है, हम आपको क्यों बताएं। लेकिन क्या पार्टनरशिप फॉर्म में बताना जरूरी है या नहीं? पार्टनरशिप फॉर्म में आप कोई भी चीज छिपा नहीं सकते। तो ये जनरल ड्यूटी बताई गई है जो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग बताई गई है। सबके भले के लिए काम करो, एक दूसरे के साथ जस्ट एंड फेथफुल रहो, और तीसरा, ट्रू और करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। ये जनरल ड्यूटीज बताई गई है पार्टनर की, ठीक है। तो बेसिक सेक्शन था सेक्शन 9 जो जनरल ड्यूटीज के बारे में बताता है। उसके बाद सेक्शन 10 अगेन छोटा सा सेक्शन है। इसमें कहा गया है कि जब भी कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो उस फ्रॉड से होने वाला उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो सारा का सारा उसे पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। एक पार्टनर ने अगर फ्रॉड किया है तो उस फ्रॉड से पार्टनरशिप फर्म को जितना भी नुकसान हुआ है सबकी भरपाई कौन करेगा? वो पार्टनर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ए, बी और सी तीन पार्टनर थे। ए के पास पावर टू कंडक्ट थी, यानी कि सारा काम उसे ही संभालना था, उसे ही सेल परचेज करनी होती फर्म के बिहाफ पे। अब कोई माल जो है ना वो मार्केट में मिलता नहीं है। अब एक पर्टिकुलर सप्लायर कह रहा है कि मैं तुम्हें 28 रुपए पर केजी के हिसाब से सप्लाई कर दूंगा, और कोई सप्लायर है नहीं, इसका एक ही सप्लायर है, 28 रुपए पर केजी के हिसाब से सप्लाई कर दूंगा, 1000 केजी गुड्स इसे जो है सेल करने हैं। अभी 28 में सप्लाई करने को तैयार है। अब ए क्या सोचेगा? ए सोचता है कि हम तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ठीक है।
बी और सी को तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो एक दिन आते हैं, प्रॉफिट क्या हुआ वो उसमें हिस्सा लेके चले जाते हैं। वो एक काम करता है, वो इस सप्लायर से, सपोज सप्लायर का नाम जेड है, जेड से कहता है काम करो, तुम ये ना माल मेरे को 28 नहीं, तुम मेरे को 30 के हिसाब से बेचो। अब आपको क्या ऐसा क्यों करेगा एक्स? जो माल 28 में मिल रहा है वो 30 में क्यों खरीदेगा, महंगा क्यों खरीदेगा? सोचो महंगा क्यों खरीदेगा? अब ये क्या कहेगा, तुम 30 रुपए पर केजी के हिसाब से माल मेरे को बेचो, 1 रुपए मेरे को वापस कैश में दे दो, मतलब तुम बिलिंग 30 की करो बट मेरे से ले कितने लो, 29। इसमें क्या जेड का फायदा है या नहीं? जेड तो 28 में बेच रहा था, 29 में भी 1 रुपए भी एक्स्ट्रा बेचेगा तो क्या 1000 रुपए फ्री के बन गए या नहीं? और कोई दिक्कत भी नहीं है, जब बायर खुद कह रहा है महंगा लगा दो तो सेलर को क्या दिक्कत है? इमेजिन कीजिए आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, 500 रुपए की बोल रहा है, नहीं भाई साहब अब तो 600 की दे दो, मजे आ जाएंगे, तो उस केस में सेलर को क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहां पे Z जो है 29 के अकॉर्डिंग बिल बना देता है। अब A को भी फायदा है, फायदा कैसे है? 1 रुपए महंगा पड़ा लेकिन क्या वो सब में बटेगा या नहीं? और उसने 1000 रुपए अपने आप ऊपर ऊपर बना लिए 1 रुपए के हिसाब से, तो 1000 रुपए उसने वैसे बना लिए, उसका नुकसान बाकी सबको भी सहना पड़ेगा, तो इसका हिस्सा तो 1/3 ही होगा ना उस लॉस में। 333 रुपया खर्चा हुआ इसके लिए, तो अगर 1000 का खर्चा पार्टनरशिप पे आता है तो उसका हिस्सा 1/3 ही होगा ना, उसकी जेब से 333 लगेंगे, क्या बिना बात के उसने 667 रुपए बचा लिया नहीं? यहां पे लेकिन क्या ए ने फ्रॉड किया है या नहीं? और इस फ्रॉड की वजह से वो समान कंपनी पार्टनरशिप फर्म को 2 रुपए महंगा पड़ा, तो क्या ये 2000 रुपए का नुकसान हो गया या नहीं? कल को अगर इस फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो क्या ये 2 का 2000 ए से रिकवर किया जा सकता है या नहीं? ऑल दो इसमें से 1000 जेड ने ले लिया था, बट पार्टनरशिप फर्म क्या कहेगी, फ्रॉड किसने किया है? तुमने किया है, तो हम तुमसे पूरा रुपए वसूल करेंगे, 2000 का 2000 वसूला जा सकता है। ये किसमें कहा गया है? आपके सेक्शन 10 ने कहा है। सेक्शन 10 ने कहा है कि जब भी कोई पार्टनर फ्रॉड करता है और उस फ्रॉड की वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो जाए, तो उस फ्रॉड के वजह से होने वाले लॉस की हम रिकवरी उस पार्टनर से कर सकते हैं। सिंपल है। ये था आपका सेक्शन नंबर 10। तो हमने दो सेक्शन देख लिए, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज बताता है और सेक्शन 10 फ्रॉड की बात करता है। उसके बाद सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। अगेन सिंपल सेक्शन है। जब भी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में होते हैं तो उन पार्टनरशिप फर्म में उन पार्टनर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिसाइड कैसे होंगे? क्या कोई थर्ड पार्टी आके डिसाइड करके जाती है? क्या कोई लॉ में मेंशन होते हैं या वो अपने आप डिसाइड करते हैं? बताओ, खुद से ही करेंगे डिसाइड। यही सेक्शन 11 में लिखा गया है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म में बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। सिंस पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट से बनती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये कोई लॉ बताता है या आप अपने आप हिसाब से फिक्स कर सकते हो? बताओ, अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपने फिक्स नहीं किया तो फिर कौन बताएगा? लॉ। लॉ ने क्या बताया है? इक्वल होगा। पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना लेना है, लोन पे कितना ब्याज दिया जाएगा, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर्स करेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट से। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सारे पार्टनर डिसाइड करते हैं। ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेराइड, क्या उसे बदला जा सकता है या नहीं? एक बार आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4-3-2 बना दिया, क्या मरने तक यही रहेगा या बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। ए बी सी पार्टनर में क्या नए पार्टनर्स को लाया जा सकता है? क्या पुराने पार्टनर को निकाला जा सकता है? बिजनेस बदला जा सकता है? कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए सभी पार्टनर क्या देंगे? अपनी कंसेंट देंगे, और वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस कैसे होगी? ए बी सी 4-3-2 के रेशो में बांट रहे थे। अगले साल ए ने कहा कि हम एक काम करते हैं, इक्वल इक्वल बांटते हैं। बी और सी ने कहा ठीक है हम बांटने को तैयार हैं। यहां पे उन्होंने हाँ कह दिया, एक्सप्रेस है, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो गई। दूसरा केस, अगर मान लो बी प्रपोज करता है इक्वल इक्वल बांटते हैं, ठीक है, सबके सामने बोलता है, ए और सी ने कुछ नहीं कहा, बी ने प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांट दिया और ए और सी ने स्टिल ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्या उन्हें मंजूर है या नहीं? इस बार उन्होंने खुद से बोला नहीं, एक्सप्रेसली बोला नहीं, लेकिन इंप्लाइड हो गया या नहीं? ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो बेसिकली आप आपके राइट्स और लायबिलिटीज खुद फिक्स कर सकते हो। सेक्शन 11 कहता है कि आपकी मर्जी है, जो भी रखना चाहो रख सकते हो, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 11 ने ऐसा कहा है। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी था जो हमने पीछे पढ़ा था, सर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड। कुछ एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, जिसमें हमने एक पढ़ा था कि किसी को बिजनेस करने से रोकना, रिस्ट्रेनिंग ट्रेड, क्या वॉइड एग्रीमेंट था या नहीं? ध्यान है, जहां पे आप किसी को बिजनेस करने से रोकते हो वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। हालांकि इसकी एक्सेप्शन भी थी, जैसे गुडविल सेल अगर कर दी हो किसी ने तो एक रीजनेबल जगह पे आप काम करने से रोक सकते हो। अगर किसी व्यक्ति ने पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रखा है तो क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? उसके ऊपर भी रोक है।
रोक लगाई जा सकती है। इसी टाइप से आपके पास जो है एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई के ऊपर भी रोक लगा सकता है एम्प्लॉयर, और एक पार्टनरशिप फॉर्म में से पार्टनर जा रहा है आउटगोइंग पार्टनर, तो उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। तो वही प्रोविजन यहाँ पे है। वहां पे जब हमने देखा था तो वो चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखी कि पार्टनरशिप फॉर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस नहीं कर सकता कंपीटिंग, ये चीज पार्टनरशिप में कही गई है। देखो क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आपको लॉ की एक दो चीज बता रहा हूँ जो लॉ को पढ़ने में आसानी करती है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 of the Indian Contract Act, such contract may provide that a partner shall not carry on business other than that of firm while he is a partner। ठीक है, ध्यान से पढ़ो अब इस सेक्शन 11 की लैंग्वेज को। अब मैं इसको समझा के आपको लॉ का पढ़ने का जो तरीका होता है ना वो समझा रहा हूँ। दो एक्ट जब आपस में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, देखो अगर लॉ में हम कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं ना तो हमें आपस में जो वेरियस एक्ट्स हैं उन सबको कनेक्ट करना आना चाहिए। अब इस लाइन को समझो क्या लिखा गया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या कहता है कि अगर आप किसी को बिजनेस करने से रोकते हो तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है, ये लिखा गया है। बट ये क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब होता है कि सेक्शन 27 जाए भाड़ में। दैट मींस सिंपली बात है कि सेक्शन 27 में कुछ भी लिखा हुआ हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ड जहां पे लिखे होते हैं ना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, इसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग क्लॉज। ओवरराइडिंग क्लॉज है ये वर्ड्स जो है ना, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, ये ओवरराइडिंग क्लॉज है। मतलब सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी कह रखा हो हम उनसे ऊपर हैं। मतलब अब दो सेक्शन की लड़ाई है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। सेक्शन 11 ऑफ पार्टनरशिप कह रहा है कि रोक सकते हो। अब बताओ किसकी माने, दो कानून है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो कानून है आपके पास, दो कानून है, दो लॉ है। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब मैं आपको लॉ पढ़ना सिखा रहा हूं, और एक है आपका पार्टनरशिप एक्ट। दो कानून है, ये आपका 1872, ये आपका 1932। अब दो कानून है, इसका सेक्शन 27 कहता है कि अगर आप किसी को बिजनेस करने से रोकते हो, रिस्ट्रेन फ्रॉम बिजनेस, अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। और यहां का सेक्शन 11 कह रहा है कि आप चाहो तो किसी को बिजनेस करने से रोक सकते हो, रिस्ट्रेन फ्रॉम बिजनेस। ये देखो ये लाइन लिखी गई है, सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन फर्म बिजनेस, यानी फर्म के अलावा आप कोई और बिजनेस नहीं करोगे, ऐसा भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है, सेक्शन 11। अब बताओ क्या दोनों सेक्शन एक दूसरे के खिलाफ है या नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं। सेक्शन 27 ने कहा कि आप किसी के ऊपर बिजनेस करने से रोक नहीं लगा सकते, सेक्शन 11 कह रहा है लगा सकते हो। दोनों एक दूसरे के विरोध में आ गया नहीं। अब बताओ चलेगी किसकी, चलेगी किसकी बताओ दोनों में से, पार्टनरशिप। क्यों चलेगी पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की क्यों चलेगी, जो बताना चाहते हो थोड़ा जोर से बोल के बताओ। छोटा भाई है ये, 1932 में आया था, 1872 में आया था, वो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बताओ कोई रीजन क्यों चलेगी पार्टनरशिप की। पहला बात, क्या मुद्दा समझ में आ गया आप सभी को, हाँ या ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक में कहा गया कि बिजनेस नहीं कर सकते, दूसरा रोक नहीं लगा सकते, एक कह रहा है रोक लगा सकते हो। अब माने किसकी, जो पुराना एक्ट है उसकी मान ले। देखो ऐसे केसेस में जब भी इस टाइप से दो सेक्शन एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं तो आपको ढूंढने होते हैं ओवरराइडिंग क्लॉज। ओवरराइडिंग का मतलब है जब दो कानून एक दूसरे के विरोध में आ जाए तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, मतलब ओवरराइडिंग कौन करेगा। ठीक है, दैट मींस किसको ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो इसके लिए ये दो वर्ड जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27। मतलब सेक्शन 27 में कुछ भी कहा गया हो हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि किसने ओवरराइड कर दिया, पार्टनरशिप एक्ट में जो सेक्शन 11 है उसने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार ये वर्ड भी यूज होते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। अगर ये लाइन लिखी हो इसका मतलब आप किसको ओवरराइड कर रहे हो, आप सभी लॉ को ओवरराइड कर रहे हो। हम बताएंगे दुनिया में, पूरे इंडिया में कोई भी कानून उठा लो हम सबको ओवरराइड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसको ओवरराइड किया गया, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग वर्ड है ना, ये पावर देता है। अब दोनों में से कौन जीतेगा, सेक्शन 11, बिकॉज इनके पास कौन सा वर्ड है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग।
ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मतलब हमें और किसी की कोई परवाह नहीं है, हम जो कहेंगे वो सबसे ऊपर होगा। समझ में आ गया इस पॉइंट का मतलब? तो अब यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 27 में कुछ भी कह रखा हो, हम आपको कह रहे हैं ना कि अगर आपको बिजनेस करने से रोकना है रोक लो। तो दैट मीन्स अब बताओ फाइनल डिसीजन क्या होगा? हम कहेंगे कि वैसे तो आप जो है बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, बट कुछ केसेस में रोक सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 11 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। समझ में आया पॉइंट? तभी हमने वहां पे एक्सेप्शन भी पढ़ी थी, और वो एक्सेप्शन इसी वजह से बनी है। क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना? तो ये आपके पास था डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप में होते हैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी, वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। और क्या वो बिजनेस करने से भी रोक लगा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 11 में कहा गया है। उसके बाद सेक्शन 12 अगेन एक जनरल सेक्शन है, कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। जब भी एक बिजनेस किया जाएगा तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। देखो ये सारे अधिकार जनरल है। अगर आप ये जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया ना तो ये सारे एप्लीकेबल होंगे, ये सारी चीज एप्लीकेबल होंगे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रखा। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, इसका मतलब है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ और लिखना चाहो तो बात अलग है, अदरवाइज ये प्रोविजन लगेंगे। सबसे पहला, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म में ए बी सी 3 पार्टनर है और पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं गई या पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ कि बिजनेस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो बताइए ए बी सी में से कौन बिजनेस को चलाएगा? ए और बी और सी में से कौन बिजनेस में पार्ट टेक कर सकता है, कौन बिजनेस में भाग ले सकता है? बताओ, क्या तीनों ले सकते हैं या नहीं? ए और बी सी से कहते हैं तुम्हारी उम्र 25 साल है, हम 40 साल के, तुम पार्ट नहीं ले सकते बिकॉज तुम छोटे हो। क्या ऐसा वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिटली आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा कि हम सी को अलाउ नहीं कर रहे, और सी भी नीचे साइन करेगा ठीक है मैं एग्री करता हूं, तुम चलाओ बिजनेस, मेरे को तो बस पैसे देते रहना, मेरे को तो प्रॉफिट से मतलब है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने एग्रीमेंट कर लिया तो बात अलग है, अदरवाइज क्या सारे पार्टनर बिजनेस में पार्ट कर सकते हैं यानी? तो पहला पॉइंट, राइट टू टेक पार्ट, आपके पास अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? कि आप बिजनेस में हिस्सा ले सकते हो, यानी कि प्रॉफिट में हिस्से की बात नहीं कर रहे, बिजनेस में आप काम करने में हिस्सा ले सकते हो कि मैं भी काम करूंगा। ठीक है, तो राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दूसरा, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी काम आपको सौंपा जा रहा है वो आप डिलिजेंटली करोगे, मतलब आप जो है उसे ध्यान से करोगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है, यानी कि आपको जो काम सौंपा गया है आपको वो काम पूरा करना पड़ेगा। अगर मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर है, अब मैंने एक केस बनाया था कि सी कह रहा है कि मैं भी पार्ट लूंगा और ए भी मना कर रहे हैं। अब मैं अपोजिट केस बनाता हूं, सी कह रहा है मैं तो कोई काम नहीं करूंगा, मेरे तो घर पे नोट पहुंचाते रहना, तुम काम करो। क्या ऐसे केसेस में सी को ये ए और बी कंपेल कर सकते हैं यानी काम करने के लिए? हाँ या ना? कर सकते हैं, बिकॉज आपका अगर काम करने का अधिकार है ना तो ये आपकी लाइबिलिटी भी तो बनती है। काम करना हर बार अधिकार नहीं होगा, जहां पे आप आलसी हो, जहां पे आप आलसी हो वहां पे आपको काम करने का मन नहीं होगा, जबकि आपको कंपेल किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है, यानी कि आपके पास अधिकार भी है, आप जाओ तो जाके काम कर सकते हो, और अगर आप नहीं करे तो आपको कंपेल भी करवाया जा सकता है, ये आपकी ड्यूटी भी बनती है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज है। तो राइट टू टेक पार्ट है आपके पास, अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज पूरी करने की आपकी लाइबिलिटीज भी बनती है। तीसरा, ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस में बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होता है? बहुमत। अगर मान लो आपके पास 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, तो ऐसे केसेस में मेजॉरिटी कैसे आएगी? 3 अगर किसी चीज के पक्ष में हो। वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर के केस में आपके डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? मेजॉरिटी। तो अगर बड़े मैटर आ जाए, स्पेशल मैटर आ जाए, वहां पे क्या होगा? तो वहां पे सबकी सहमति जरूरी है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के हिसाब से। एक पार्टनरशिप फॉर्म में ऑर्डिनरी मैटर तो मेजॉरिटी से हल होंगे, और बड़े बड़े मुद्दे अगर आ जाते हैं, जैसे किसी नए पार्टनर को लेके आना है, तो क्या मेजॉरिटी से बात बन जाएगी या सभी की सहमति जरूरी है? ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि अगर एक नया पार्टनर आएगा तो क्या सारे पार्टनर की सहमति जरूरी है या नहीं? ये यहीं पे लिखा हुआ है, देखो। ऑर्डिनरी मैटर जो है मेजॉरिटी से सुलझाओ, मेजॉरिटी से, अकेला यहां भी नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी मैटर मेजॉरिटी से सुलझाओ। हाँ, अगर आपने एक ही बंदे को कंडक्ट की पावर दे रखी है फिर वो लेता रहेगा नॉर्मल मैटर में डिसीजन, बट अदरवाइज ऑर्डिनरी मैटर कैसे सुलझाने? मेजॉरिटी से। और अगर मान लो बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? सभी पार्टीज की, सभी पार्टनर्स की सहमति जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक दो एग्जांपल से बताता हूं, आप बताना क्या रहना चाहिए।
5 पार्टनर में मान लेता हूं ए बी सी डी और ई, ठीक है। मुद्दा आया कि हम एम्प्लॉय हायर करने की सोच रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ये हमारे बिजनेस का मैनेजर बनने वाला है। एक्स और वाई दो कैंडिडेट हैं हमारे सामने, पार्टनरशिप हम डिसाइड नहीं कर पा रही किसको जो है एज अ मैनेजर इंट्रोड्यूस किया जाए। बताइए क्या यहाँ पे आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिएगी या सारों की सहमति चाहिएगी? सिंपल मेजोरिटी कौन कौन कह रहा है, मतलब 5 में से 3 वोट हो गए तो काफी है। मैं इसको थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करता हूं। एक्स के फेवर में ए बी और ई है मान लो, और वाई के फेवर में सी और डी है। बताओ क्या एक्स की अपॉइंटमेंट हो जाएगी या नहीं? सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, क्या एक्स की अपॉइंटमेंट के लिए सभी की हाँ चाहिए या 3 भी हाँ कह देंगे तो भी बात बन जाएगी? कितने कह रहे हैं कि 3 से भी बात बन जाएगी, सिंपल मेजोरिटी? और कितने कह रहे हैं कि जो 5 की कंसेंट चाहिएगी, सारों की कंसेंट चाहिएगी? क्या यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है? ये नॉर्मल ऑर्डिनरी मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है। किसी एम्प्लॉय को रखा जा रहा है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टनर नहीं लेके आ रहे आप किसी को मैनेजर के तौर पे लेके आ रहे हो। अगर यहीं पे पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने की बात होती, एक्स और वाई को आप मैनेजर नहीं, आप इन्हें पार्टनर बनाओगे, क्या फिर आप मेजोरिटी से बात बना सकते थे या सारों की हाँ चाहिए होती? समझ में आया? अच्छा, 2 जगह से माल मिल सकता है, एक तो आपको मिल सकता है राम कंपनी से और एक आपको मिल सकता है श्याम कंपनी से। दोनों जगह से माल 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, कोई रेट में फर्क नहीं है। तो अब फर्म सोच रही है किससे लें, लॉन्ग रन रिलेशन बनाने के लिए हम कौन से सप्लायर को ऑप्ट करें? बताइए क्या सभी की जो है हाँ चाहिएगी या मेजोरिटी से बात बन जाएगी? ऑर्डिनरी मैटर में आप मेजोरिटी से सॉल्यूशन कर सकते हो। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उसकी टोटल असेट 50 लाख की है, संपत्ति है उसके पास 50 लाख की। उनके खिलाफ एक केस चल रखा है, केस काफी दिनों से चल रहा है। पार्टनर्स परेशान हो गए हैं, लीगल प्रोसीडिंग करते करते, पूरी वकील की फीस भरते भरते इन्होंने आखिरी में ये डिसीजन लेने की सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम केस छोड़ देते हैं। केस छोड़ने का मतलब हम हमारी हार मान लेते हैं, हम सामने वाली पार्टी को ये दे देते हैं कि तुम जीत गए, जो तुम्हें पे करवाना है हमसे पे करवा लो। ऐसे केसेस में हमें 25 लाख रुपए पे करने पड़ सकते हैं। बताइए अब ऐसे केसेस में क्या मेजोरिटी से बात बन जाएगी या सभी की कंसेंट जरूरी है? क्या ये ऑर्डिनरी मैटर है? सोचिए पार्टनरशिप फर्म की वर्थ 50 लाख है, जिसमें 25 लाख आपको पे करने पड़ सकते हैं। दैट मींस ये पूरी पार्टनरशिप फर्म को इंपैक्ट कर देगा। तो हेंस यहाँ पे आपको सभी की सहमति जरूरी। समझ में आया पॉइंट? तो यानी कि आपको देखना क्या होता है कि क्या वो मैटर ऑर्डिनरी है या वो मैटर बहुत बड़ा है। अगर बड़ा मुद्दा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सभी की सहमति आपको लेनी पड़ेगी। आप कह रहे हो सीईओ की अपॉइंटमेंट के लिए। देखो सीईओ के अपॉइंटमेंट में क्या होता है, कंपनी में जो एमडीज वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है, कंपनी का जो एमडी वगैरह बनाना होता है, वहां पे कंपनी के एमडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करते हैं कि हम इसी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं अमंग हिमसेल्फ, जो जो अपनों में से बनाना चाहते हैं। बाकी कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन है ना, वो सिंपल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होते हैं, ओआर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या आप इंटर में पढ़ोगे मोस्ट ऑफ द डिसीजन ओआर से पास होते हैं, जिसमें आपको 50+% वोटिंग चाहिए होती है, मतलब सिंपल मेजोरिटी। कुछ रेजोल्यूशन है स्पेशल, बड़े बड़े मुद्दे, वो एसआर से पास होते हैं। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपको 75% वोटिंग चाहिए होती है अपने पक्ष में। ठीक है, तो ये इस टाइप से चलता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में सारे मुद्दे पास हो जाते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी 50% अबव मेजोरिटी से। ठीक है, तो ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद बिजनेस में बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर and every partner shall have a right to express his opinion, but nature of business can be changed only with consent of all partners। आप जब भी कोई मुद्दा डिसाइड करते हो मेजोरिटी से भी, तो भी हर एक के पास अपना ओपिनियन रखने की पावर होती है। अच्छा, अगर आप बिजनेस का नेचर बदल रहे हो, यानी कि आप पहले कपड़े का काम कर रहे थे, अब आप जूतों के बिजनेस में आना चाहते हो, तो क्या मेजोरिटी से बात बन जाएगी या सभी से पूछना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ना, पूरा का पूरा बिजनेस ही बदल रहे हो, तो यहाँ भी सभी से पूछना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, क्या हर एक पार्टनर जाके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है या नहीं? तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स। अब देखो इसमें क्या क्या अधिकार है। एक्सेस, एक्सेस मतलब देखने का अधिकार, इंस्पेक्ट मतलब चेकिंग का अधिकार, और कॉपी मतलब उसकी फोटो स्टेट वगैरह भी वो घर पे लेके जा सकता है। तो ये तीनों अधिकार आपको दिए जा रहे हैं, एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी, ये तीनों अधिकार आपके पास है। और पांचवा, इन केस ऑफ इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर एक पार्टनर मर जाए
हिज हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो भी हायर्स यानी कि उत्तराधिकारी हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और द डली ऑथराइज्ड एजेंट्स या जिनको उन्होंने एजेंट बनाया है, शैल हैव राइट टू एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स। यानी कि अगर कोई पार्टनर मर गया तो एक बात सोचो, अगर ए मर गया, बी और सी पार्टनर है, अगर कल को बी और सी मना कर दें बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने से कि ए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, तो क्या ए के घर वालों के साथ धोखा हो सकता है? यानी देने तो होंगे 50 लाख, ये बात ए को पता थी, ए के घर वालों को पता ही नहीं थी। अब कल को कहते हैं हमारे पास तो सिर्फ 2 लाख रुपए बकाया थे, बुक्स ऑफ अकाउंट हम आपको देखने नहीं देंगे, तो उन्हें पता कैसे चलेगा? तो क्या उनके पास भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? सही हिस्सा तो तभी देख पाएंगे ना। तो इसलिए कहा गया अगर पार्टनर मर जाए तो उसकी जगह किसको बुक्स ऑफ अकाउंट देखने दिया जाए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अगर पार्टनर जिंदा है तो क्या उसके घर वालों को देखने के लिए परमिशन दी जा सकती है? नहीं, वो पार्टनर को ही देखने की परमिशन, हालांकि पार्टनर कॉपी कर ले जाए, घर पे दिखा ले, चाहे अपने पूरे मोहल्ले में बांट जाके कॉपी, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास आपके अधिकार और ड्यूटीज होती है जो सेक्शन 12 ने मेंशन की है। तो सेक्शन 12 ने 5 चीजें बताई हैं। पहला, बिजनेस में अधिकार है आपको टेक पार्ट, ठीक है, तो राइट टू टेक पार्ट, यानी कि आप बिजनेस कंडक्ट में पार्ट ले सकते हो। अच्छा, क्या इसके विरोध में भी एग्रीमेंट्स बनाए जा सकते हैं? ए बी सी एग्रीमेंट करते हैं, बी और सी बिजनेस में कोई पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ ए पार्ट लेगा, क्या ऐसे एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको बदला जा सकता है या नहीं? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन सबको बदला जा सकता है। ए बी सी बिजनेस में ए और बी और सी मिलकर एग्री करते हैं कि सी को कभी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाए जाएंगे, सी भी खुद सहमति दिखाता है, ठीक है मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मत दिखाना, बस प्रॉफिट देते रहना, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं। क्या वैलिड एग्रीमेंट है या नहीं? ये जितने भी अधिकार है ना, इन सबको बदला जा सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन सबको क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। बट अगर आपने कोई इनके विरोध में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो आपके पास बिजनेस में पार्ट लेने का अधिकार होगा, आपके पास ड्यूटी होगी कि आप बिजनेस में जो है अपने काम को निभाएं, अच्छे से डिलीजेंटली काम करें। तीसरा, ऑर्डिनरी मैटर जो है मेजोरिटी से डिसाइड होंगे। अच्छा, क्या ये भी किया जा सकता है कि ऑर्डिनरी मैटर के लिए भी सबकी सहमति होनी जरूरी है? ए बी सी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया कि जब भी कोई मैटर होगा ना, वहां पे तीनों की एग्रीमेंट होगी तो ही हम वो काम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। बताइए क्या ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? अब ऑर्डिनरी मैटर भी कैसे पास होंगे? सभी की सहमति से, तो सभी की सहमति वाला पॉइंट भी डाल सकते हो आप। अदरवाइज ऑर्डिनरी मैटर मेजोरिटी से और स्पेशल मैटर सभी की सहमति से। क्या सभी के पास बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का एंड कॉपी करने का अधिकार है या नहीं? एंड इवन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास वो अधिकार आ जाता है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 12। अभी तक हमने बेसिक देखे। सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज क्या रहेंगी पार्टनर की। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बताता है? अगर आपने फ्रॉड किया है तो आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट। सेक्शन 11 कहता है कि आपके पास जो है आप अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके डिसाइड करोगे, उन्हें बदला जा सकता है, इवन बिजनेस करने से भी रोका जा सकता है। और सेक्शन 12 जनरल कंडक्ट में क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या आपकी ड्यूटीज होंगी, वो उसके बारे में बताता है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? सिंपल प्रोविजन है, बेसिक प्रोविजन है। ठीक है, हाँ देखो, पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसाइड कर सकती है उन्हें क्या करना है। जनरली अगर रोक लगाई भी जाती है ना तो कंपीटिंग बिजनेस पे लगाई जाती है, अदर बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कई बार कहां पे आ जाती है, जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए बी और सी, अब तीनों चाहते हैं कि सारे पार्टिसिपेट करें, बिकॉज कोई भी ये नहीं चाहेगा कि यार मैं घर पे जो है ये घर पे बैठा रहे और मैं काम करता रहूं। कोई क्यों चाहेगा ऐसा? सब चाहेंगे ना कि मेहनत सभी करे, भागदौड़ सभी करे। अब ए कह रहा है मैं तो अपना अलग बिजनेस भी करूंगा, तो बी और सी के माइंड में क्या आएगा, यदि अपना अगर अलग बिजनेस कर लेगा तो पार्टनरशिप को ज्यादा टाइम क्यों देगा? क्योंकि यहाँ तो जो प्रॉफिट होगा तीनों में बटेगा, वहां सारा प्रॉफिट इसका है। तो इवन दो कंपीटिंग बिजनेस नहीं है बट ये अपना टाइम वहां पे डाइवर्ट कर देगा, तो ऐसे केसेस में वो ये भी एग्रीमेंट कर सकते हैं आप कोई बिजनेस नहीं करोगे। क्या कह रहे हैं, एक बार अंदर ही बुला लो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। चलो एक काम करो, यहां तक रीड करो एक बार, इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं। तो ये था आपके पास सेक्शन 12। इसके बाद है सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। अब जैसे आपके पास जो है ये जनरल प्रोविजन है, सारे आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। जैसे अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो तय ना किया जाए तो क्या होगा? इक्वल। लोन अगर दिया गया है, लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो क्या मानते थे? अगर पार्टनरशिप फॉर्म में डिसाइड ना किया गया वो सैलरी कितनी मिलेगी, तो कितनी सैलरी दी जाती है?
कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट ये डिसाइड नहीं किया जाए कि वेदर प्रॉफिट के केस में देना है या लॉस के केस में भी देना है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास देना है लेकिन ये नहीं बताएगा कब देना है, प्रॉफिट हो तभी देना है या हर केस में देना है। ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हालत में देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाले केस में देना है। तो अगर कुछ ना मेंशन हो तो कहां पे देना होता है? सिर्फ जहां पे पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। तो मतलब अगर मान लो किसी साल में आपको लॉस हो जाए, पार्टनर्स ने 20 लाख की कैपिटल लगा रखी है, पार्टनरशिप ने फिक्स कर रखा है कि 12% इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे देना है, प्रॉफिट है इस बार लॉस हुआ है 1 लाख का, बताइए क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। अच्छा अगर प्रॉफिट हो मान लो 2 लाख का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देखोगे 20 लाख पे 12% कितना बन रहा है? 2,40,000 का, तो बताओ कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? मैक्सिमम 2 लाख का दिया जाएगा। यानी कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो कहां तक का आप जो है इंटरेस्ट बांट सकते हो? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट तक का। तो यही प्रोविजन यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सेक्शन 13 में मेंशन है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, अगेन इन सब चीजों को बदला जा सकता है, आप एग्रीमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हो। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या आप 1:1 के अलावा भी कुछ और कर सकते हो या नहीं? ये तो तब लगते हैं ना जब आपने कुछ डिसाइड नहीं किया। ठीक है, पहला, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन टू टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस में पार्ट लेते हो तो आपको कोई रेम्युनरेशन नहीं दी जाएगी, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरा, द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली सस्टेन्ड बाय द फर्म। अगर आपके पास रेशियो फिक्स नहीं किया गया तो आप किस रेशियो में बांटोगे? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी अगर दी जाएगी, वैसे तो अगर मान लो डीड में मेंशन ही ना हो कुछ तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने मेंशन कर रखा है कि दिया जाना है बट ये नहीं लिखा कि प्रॉफिट के केस में या लॉस के केस में भी, तो सिर्फ कौन से केस में दिया जाएगा? ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये सारे प्रोविजन आपने पढ़े हुए हैं या नहीं? ये कहां पे लिखे हैं आप देखो, सेक्शन 13 में लिखे गए हैं। तो जो चीजें हमें पहले पढ़ाई गई थी विदाउट सेक्शन, वहां पे अपने अकाउंट्स में नॉर्मल थ्योरी के हिसाब से किया था, अब उसका आपको सेक्शन पता चल गया, सेक्शन 13 में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद a partner shall indemnify the firm shall indemnify a partner in respect of payment and liability incurred by him in the ordinary and proper conduct of business and in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। इसमें क्या लिखा गया है? जो सेक्शन 10 था वो क्या कहता था? अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया तो वो कंपनी फर्म को कंपनसेट करेगा, ये लिखा गया था। यहाँ पे उल्टा है, अगर फर्म ने पार्टनर ने कोई काम फर्म के लिए किया जिससे उसको नुकसान हुआ है तो इस बार फर्म उसको कंपनसेट करेगी। यानी कि फर्म को बचाने के लिए अगर उसका कुछ पर्सनल नुकसान हो जाता है तो कंपनसेट कौन करेगा? फर्म करेगी। तो अगर वो नॉर्मल कंडक्ट में काम कर रहा है तो उसको कोई नुकसान हो गया, फर्म भरपाई करेगी। अच्छा, इमरजेंसी की सिचुएशन में हम आगे पढ़ेंगे, इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो हर पार्टनर अपने आप में सुपरमैन बन जाता है, मतलब उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। अब उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी काम कर सकता है जो समझदार व्यक्ति अपने केस में करता है एक फर्म को बचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक दिन पार्टनरशिप फर्म में आग लग गई, अब माल जल सकता रहा, स्टॉक से थोड़ी सी दूर आग लगी, माल जल सकता रहा। अब आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर आसपास मिल नहीं रहा, एक दुकान पे था। वैसे तो फायर एक्सटिंग्विशर मान लो 500 रुपए का आता है, बट वो फायर एक्सटिंग्विशर वाला कह रहा है भाई अभी तो आग लगी हुई है, मैं तो 5,000 रुपए में दूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो कह रहा है 5,000 में दूंगा। अब यहाँ पे इमरजेंसी की सिचुएशन में उसने 500 वाली चीज 5,000 में खरीद ली और पर्सनल जेब से पैसा दे दिया। कल को पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं हम आपको कुछ नहीं देंगे, तुमने 500 वाली चीज 5,000 में खरीदी क्यों? क्या पार्टनर्स को ऐसे मना करने का अधिकार है या पूरे पैसे देने पड़ेंगे? इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या वो ऐसे काम नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल व्यक्ति अपने केस में करता है? मान लो माल तो पड़ा था 5 लाख का और यहाँ पे उसने 500 की चीज 5,000 में खरीद के आग बुझा भी दी, तो क्या 5 लाख की सेविंग भी तो की है? तो नॉर्मल व्यक्ति भी तो यही करता ना, कहता है यार कोई बात नहीं, आज 4-5 हजार फालतू लग जाएंगे लेकिन माल 5 लाख का है, जल गया तो नुकसान हो जाएगा। तो जैसे एक नॉर्मल को व्यक्ति अपने केस में करता है, वैसे ही अगर पार्टनर समझदारी के साथ कोई काम करता है और ड्यूरिंग दैट वो कोई खर्चा करता है, कोई लॉस होता है, तो उसकी वो रिकवरी लेटर ऑन कर सकता है। ठीक है, और लास्टली अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये सेक्शन सेम सेक्शन 10 जैसा ही है, बस वहां पे आपने फ्रॉड किया था, यहाँ पे आपने फ्रॉड नहीं किया, यहाँ पे आपने लापरवाही की है। आपकी लापरवाही से अगर फर्म को नुकसान हो जाता है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने लापरवाही की है और उस लापरवाही की वजह से अगर मान लो फर्म को नुकसान हुआ तो वहां पे आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है,
अब इसमें कुछ नोट है, जैसे पहला है वेयर इट इज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब रीति रिवाज है उस टाइप के बिजनेसेस में। वेयर इज इट कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर बाय फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस, ही कैन क्लेम इट इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ सेम। एग्जांपल से बताता हूं, ए बी और सी तीनों जो हैं वो डायमंड मर्चेंट है, उन तीनों ने डायमंड इंडस्ट्री में अपनी पार्टनरशिप फर्म शुरू की है, ठीक है। अब यहाँ पे ए अकेला ही बिजनेस में पार्ट लेता है, कंडक्ट का काम इसी का है, बी और सी पार्ट नहीं लेते। बट जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई उसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि ए को रेम्यूनरेशन मिलेगी, तो बताइए क्या ऐसे केसेस में ए को कोई सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन हम एक चीज और देखनी होती है, अगर मान लो हम कहें कि वहां पे आसपास उस डायमंड इंडस्ट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो सारी की सारी सैलरी देती हैं वर्किंग पार्टनर को, सारी फर्मों का ये रूल है 20,000 रुपए पर मंथ सभी देते हैं, जितने भी पार्टनरशिप फर्म है जितनी फर्में हैं वहां पे सभी देते हैं, तो क्या हमें भी फिर देनी चाहिए यानी? इवन दो एग्रीमेंट नहीं है स्टिल आपको फिर ये 20,000 रुपए लेने का अधिकार आ जाएगा, बिकॉज बाकी सारे भी तो दे ही रहे हैं, ये कस्टमरी है। कस्टमरी मतलब नॉर्मल ट्रेडिशन है, वहां पे सारे बिजनेसेस ऐसा करते हैं, तो आपको भी ये फॉलो करना है और करवाया जा सकता है इवन दो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो क्या बिना एग्रीमेंट भी क्लेम कर सकते हैं यानी? एक केस में जहां पे वो कस्टम हो, नॉर्मल ट्रेडिशन हो कि उस बिजनेस में सभी देते ही हैं पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर को। सिमिलर वे में लास्ट में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओनली पेबल इफ देयर इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना होता है जब एग्रीमेंट में लिखा गया हो। लेकिन यहाँ भी वही बात आ गई कि कस्टमरी अगर होता है ना तो उस केस में भी दे सकते हो, या फिर स्टैट्यूटरी किसी लॉ ने मेंशन कर दिया तो वहां भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही बात आ गई कि यानी कि नॉर्मली तो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, बट अगर वो आपकी इंडस्ट्री में कस्टमरी है, एक ट्रेडिशन है, रिवाज है कि सभी देते ही हैं, तो फिर आप बिना एग्रीमेंट दे सकते हो और क्लेम करने वाला क्लेम भी कर सकता है। तो ये सेक्शन 13 में कहा गया है कि म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगे इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। क्लियर है पॉइंट? अब यहां से सेक्शन 13 नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग के, लोन के, यहां से बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ए जो है वो पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं की गई। बी और सी कहते हैं कि अगर मान लो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं की तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ए कह रहा है जबकि मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बताइए क्या होगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा? तो यहाँ पे रेफरेंस किसका दोगे? सेक्शन 13 का। समझ में आया पॉइंट? तो ये सेक्शन 13 बहुत जरूरी है। ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग की बात आई, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, तीनों ने कैपिटल लगा रखी है, ए ने 5 लाख रुपए, बी ने 4 लाख रुपए और सी ने 3 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने डिसाइड नहीं किया। अब ए कह रहा है कि सिंस पीएसआर हमने डिसाइड नहीं किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, हम इसे कैपिटल के रेशियो दैट इज 5-4-3 में बांटेंगे जो सबसे अप्रोप्रिएट रहता है। तो बताइए क्या ये ऐसा ही होगा या फिर और कुछ लगेगा? क्या होगा बताओ? क्या 5-4-3 में बांटा जाएगा? हाँ या ना? कॉन्फिडेंट नहीं है, बताओ 5-4-3 में होगा, इक्वली होगा? अभी तो पढ़ा है कैपिटल के रेशियो में थोड़ी बांटना है, अगर कुछ ना हो तो किस रेशियो में बांटना होता है? इक्वली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यहाँ से सेक्शन 13 इसका रेफरेंस बनेगा। तो आज हमने सेक्शन 9, 10, 11, 12 और 13 किए। रवि छोड़ दो मोबाइल फोन। सेक्शन 9, 10, 11, 12 और 13 ये 5 सेक्शन जो है आज हमने किए। क्लियर है सभी को? तो ये आज जो है आपको रीड करने इतने ही, 5 या 6 दिन ही लगेंगे हमारे इस यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद 2-3 दिन की हमारी जो है थर्ड यूनिट है। तो पार्टनरशिप वगैरह अब जो भी चैप्टर आएंगे वो इतने बड़े नहीं है। पार्टनरशिप सेकंड हाईएस्ट चैप्टर था, इसके बाद सारे मान लो इससे भी जो है कम टाइम में होने वाले हैं। पार्टनर क्या है? पार्टनरशिप के टोटल सेक्शन, पार्टनरशिप में टोटल सेक्शन है शायद 70-80 के राउंड है, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है। 70-80 70 70 17 तो यहां तक हो गए, 13 सेक्शन तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। क्लियर है यहां तक? ये वाला आप रीड कर लेना।